हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने कहा था यूजीसी नेट का आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उसका हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं जो कि 2017 जनवरी का है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि ईशा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में प्रयोग होने लगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11वीं शताब्दी। देखिए, ईशा की जो 11वीं शताब्दी थी उसमें अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा में अर्थ प्रयोग होने लगा था। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होने लगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा जो है वो किस कवि की रचना है। तो जो पुरुष परीक्षा है वो विद्यापति की रचना है। याद रखिएगा, पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में विद्यापति की अन्य रचनाएं हैं शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक वर्णकृत्य इत्यादि। फिर देखिए, अवहट्ट भाषा में लिखा गया है कीर्ति लता तथा कीर्ति पताका। ये भी मैथिली शरण गुप्त का है। अगर क्वेश्चन इस बार ये पूछता है कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका कौन सी भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन में रहेगा अवहट्ट, तो आप अवहट्ट पे टिक करेंगे। फिर देखिए, पदावली की भाषा कौन सी है, मैथिली भाषा। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। गोरक्ष विजय जो है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, मैथिली भाषा में। फिर है आचार्य देवसेन के कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो श्रावकाचार, नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, सावय धम्म दोहा इत्यादि। फिर देखिए, गोरखनाथ के काव्य ग्रंथों के बारे में पढ़ लेते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन जो है वो गोरखवाणी नाम से किया है। शब्द पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय यात्रा, योग, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंद्र, गोरख बोध। फिर है रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34, पंचमात्रा। फिर है ज्योतिश्वर ठाकुर के ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में कौन शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ऑप्शन नंबर बी, ये पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं। देखिए, पृथ्वीराज रासो को मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जो है वो सर्वथा प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, अप्रामाणिक नहीं मानते हैं। देखिए, इसमें से कौन कौन से प्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को, कौन अप्रामाणिक मानते हैं और कौन अर्थ प्रमाणिक मानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जो है वो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। देवी प्रसाद अप्रामाणिक, कविराज श्यामलाल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझ, ये भी अप्रामाणिक। बुल्हर भी जो है वो भी अप्रामाणिक मानते हैं। प्रमाणिक मानते हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाड। और अर्थ प्रमाणिक मानते हैं मुनिजन विजय मोहन सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, अगरचंद नाहट। फिर देखिए, नरोत्तम स्वामी पृथ्वीराज रासो को पूर्ण अप्रामाणिक मानते हैं, नरोत्तम दास स्वामी। फिर है मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे घर दिनही बकस मोही माल। उक्त पंक्तियों की रचयिता कौन है, तो ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी। तो मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। फिर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपने सखियों में सद्दुगढ़ी भाषा का प्रयोग, सद्दुगढ़ी से उनका क्या अभिप्राय है बताइए। तो सद्दुगढ़ी जो है राजस्थानी पंजाबी से मिली खड़ी बोली को सद्दुगढ़ी बोलते हैं, राजस्थानी पंजाबी से मिली हुई खड़ी बोली। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये आपको याद करना ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी की भाषा को सद्दुगढ़ी कहा, वैसे ही श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के डिक्टेटर कहा, बच्चन सिंह ने संत भाषा कहा। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान
का नायक है तो याद रखिए जो सुजान कुमार है वो चित्रावली के नायक है, ठीक है। और चित्रावली का जो प्रकाशन वर्ष है वो देख लीजिए 1613 ईस्वी। मधुमालती काव्य ग्रंथ के नायक नायिका है मधुमालती, मनोहर तथा प्रेमा और ताराचंद। इंद्रावती के राजकुंवर और इंद्रावती। हंस जवाहर का हंस जवाहिर। फिर देखिए सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी है तो ये गदाधर भट्ट की है। सखी हो श्याम संग रंगी, देखी विकाए गई वह मूर्ति, सूरत मही पगी। ये कवि गदाधर भट्ट की है। हित हरिवंश की क्या है, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तिन छिए। मीराबाई की है मनरे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। जीव गोस्वामी की है एक दिन बजाए वांशी, हंसिया हंसिया श्री जीवे कहे मोरे देखे आसिया। फिर देखिए तीय सैसव जोबन मिले, भेद न जात्यो जात, प्रात समय निसी दौत, प्रात समय निसी द्योस के दुवो भाव दरसात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है तो यह इसमें वयः संधि का वर्णन किया गया है, ठीक है, वयः संधि। फिर देखिए जगत जनायो जिन्हीं सकल, सो हरि जानियो नाही, ज्यों आँखिन सब देखिए, आँखी न देखी जाही। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है तो उदाहरण अलंकार है। देखिए ये उदाहरण अलंकार क्या होता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे परि प्रेम नंदलाल के मोही न भावत भोग, मधुपराज मद पाई के भीखन मांगत लोग। उपमा अलंकार जहाँ दो भिन्न वस्तुओं के रूप गुण आकृति आदि को लेकर समता प्रदर्शित की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। फिर देखिए प्रतिवस्तुपमा अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान संबंधी वाक्यों में एकार्थ अथवा समानार्थ सूचक शब्दों से एक ही या समान धर्म का कथन किया जाए वहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है। जैसे देखिए सिंह सूता क्या कभी सियार से ब्याह करेगी, क्या पर नर का हाथ कुल स्त्री कभी धरेगी। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है तो प्रबंधकार के रूप में। फिर देखिए रचना न तो दर्शन है और न ही किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अनंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी से दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य के संबंध में है तो यह कुरुक्षेत्र के संबंध में है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है 1946 और यह एक प्रबंध काव्य है और कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग हैं, इस चीज को भी याद रखिएगा, 7 सर्ग हैं, ये पूछ लेता है एग्जाम में। और इसके जो कथा नायक है वो भीष्म है। फिर देखिए उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां आगे कि किस कविता से है तो हवाई अड्डे पर विदा, इस कविता से है यह। लिखा है ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है तो जो ठंडा लोहा है वो धर्मवीर भारती की कविता संग्रह है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1952। इसके अलावा जो धर्मवीर भारती है मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर। 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा देवरानी जेठानी की कहानी, ऑप्शन नंबर ए। और देवरानी जेठानी की कहानी जो है उसके जो लेखक है वो है पंडित गौरी दत्त और देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1870। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस प्रकार उपन्यास में किया गया है तो ये सूरजमुखी अंधेरे के
इसमें कामकुंठा की शिकार स्त्री का वर्णन किया गया है। देखिए ये जो टेबल है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे देखिए सूरजमुखी अंधेरे के का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1972। उपन्यासकार कौन है? कृष्णा सोबती। विषय वस्तु क्या है? कामकुंठा की शिकार स्त्री का चरित्र चित्रण। जिंदगी नामा 1979। कृष्णा सोबती। ग्रामीण पंजाब का एक जीवंत दस्तावेज। अनित्य। अनित्य उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1980 और इसके उपन्यासकार हैं मृदुला गर्ग। विषय वस्तु क्या है? एक मध्य वर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व के राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण। शेष यात्रा। शेष यात्रा जो है उपन्यासकार का क्या नाम है? उषा प्रियमवदा और नारी जीवन की त्रासद स्थितियों का एक यथार्थ बयान दिया गया है। निम्नलिखित में हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? तो इस चीज को याद रखिएगा, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो है उसमें हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित किया गया है। रक्षाबंधन का जो प्रकाशन वर्ष है उसमें वो 1934 ईस्वी है, ठीक है। और किसके द्वारा लिखा गया है? हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा। नील देवी 1881। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। इसमें राजपुतानी आन बन एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा का वर्णन किया गया है। सागर विजय। सागर विजय 1933। उदय शंकर भट्ट। सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है। सिंदूर की होली ये भी समस्या प्रधान कहानी है। सिंदूर की होली का जो प्रकाशन वर्ष है वो देख लीजिए 1934 है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया और समस्या प्रधान सामाजिक नाटक जिसमें कि व्यक्ति और समाज के उत्तरोत्तर संघर्ष को दर्शाया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? तो यह सत्य हरिश्चंद्र है। सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया नाटक है और याद रखिएगा कि 1875 इसका प्रकाशन वर्ष है, 1875। आर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 5 प्रकार। देखिए सूच्य कथा वस्तु के साधनों को आर्थोपक्षेपक कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं: विषकंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकमुख या आकाश्य अंकावतार। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है? तो याद रखिएगा द कॉकटेल पार्टी जो है वो टी.एस. इलियट की है, ठीक है। और बाकी के जो सारे हैं वो मैथ्यू अर्नाल्ड के हैं, जैसे कल्चर एंड अनार्की, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, लिटरेचर एंड ड्रामा, ये सारा जो है मैथ्यू अर्नाल्ड के हैं, ठीक है। जो द सेक्रेड वुड है जिसका कि प्रकाशन वर्ष 1920 है, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये भी टी.एस. इलियट का है। उसके अलावा होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथ हेग एसेज द यूज ऑफ poetry and the use of modern criticism, selected essays, and ancient and modern, knowledge and experience, जबकि कल्चर एंड एनार्की ये सारा कुछ जो है वो टी.एस. इलियट का है। फिर अगला देखिए कि राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो याद रखिए कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? चिंतामणि, महाराज जसवंत सिंह, देव भिखारी दास। ऑप्शन नंबर डी। देखिए चिंतामणि इनका जो जीवन काल है वो 1609 से 1685, महाराज जसवंत सिंह का 1628 से लेकर 1688, देव जो है 1673 से 1767, भिखारी दास का 1725 से लेकर 1760। रचना काल के अनुसार जो श्रीधर पाठक हैं, ठीक है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो सबसे पहले एकांतवास योगी श्रीधर पाठक का है, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, सांध्य अटन। ऑप्शन नंबर बी। देखिए श्रीधर पाठक की रचनाओं का रचना काल के अनुसार अनुक्रम देखिए, सबसे पहले मनोविनोद, फिर हिमालय। एकांतवास योगी का रचना काल क्या है? 1886। जगत सच्चाई सार 1887, उजड़ ग्राम 1989, गुणवंत हेमंत जो है वो 1908, श्रांत पथिक 1902, ऋतु संहार, कश्मीर सुषमा, वनाष्टक, देहरादून, स्वर्गीय वीणा, धनविजय, सांध्य अटन, भारत गीत आदि। नोट में क्या लिखा है देखिए, श्रीधर पाठक ने एकांतवास योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में है
तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की गई है। फिर देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? गीतिका, अणिमा, अर्चना, आराधना। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। गीतिका जो है वो 1931 में लिखी गई है। अणिमा कब लिखी गई है? 1943 में। अर्चना कब लिखी गई है? अर्चना लिखा गया है 1950 में। आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्य काकली जो है वो 1969 में। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा। हिंदी नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम सजाना है। सबसे पहले अंधा कुआं, अंधा कुआं के बाद बकरी, बकरी के बाद एक तारे की आंख, फिर कोर्ट मार्शल। ऑप्शन नंबर डी। ये भी पूछ देगा कि अंधा कुआं की विधा क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि अंधा कुआं जो है एक नाटक है, बकरी क्या है, एक नाटक है, एक तारे की आंख क्या है, एक नाटक है, कोर्ट मार्शल क्या है, नाटक है। फिर देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का अनुक्रम। सबसे पहले देखिए अंधा कुआं का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1955। बकरी का प्रकाशन वर्ष 1974। एक तारे की आंख 1980। कोर्ट मार्शल 1991। नाटककार कौन कौन है अंधा कुआं का? लक्ष्मी नारायण लाल। बकरी का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। एक तारे की आंख के मणि मधुकर। कोर्ट मार्शल का क्या है? स्वदेश दीपक। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, परीक्षा गुरु। ठीक है, देखिए फिर आइए देखिए रानी केतकी की कहानी रानी केतकी की कहानी का जो रचना काल है वो 1798 से लेकर 1803। फिर है रचनाकार कौन है? इंशा अल्लाह खान। कहानी की विधा क्या है? विधा क्या है रानी केतकी की कहानी की? कहानी। वामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद उपन्यास है यह। भाग्यवती इसका रचनाकाल 1877 है और श्रद्धाराम फिलौरी के द्वारा लिखा गया है। भाग्यवती उपन्यास है। उसके बाद परीक्षा गुरु भी उपन्यास है, श्रीनिवास दास का 1882 में लिखा गया है। फिर देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, फिर कामायनी एक पुनर्विचार, अधूरे साक्षात्कार, वाद विवाद संवाद। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ग्रंथ है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। रचनाकार कौन है? 1954। रचनाकाल क्या है? 1954। और जो आलोचक है शिवदान सिंह चौहान। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी है? मुक्ति बोध जी की है। अधूरे साक्षात्कार नेमी चंद्र जैन की है। वाद विवाद संवाद नामवर सिंह। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापार अनुक्रम क्या है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट। ठीक है। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले भारती, फिर सातवती, कौशिकी, आरभटी। ऑप्शन नंबर सी। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम क्या है? भारती, सातवती, कौशिकी, आरभटी। जन्म काल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही क्रम क्या है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल, फिर नंद दुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा, फिर नगेंद्र। ऑप्शन नंबर बी। फिर आइए काव्य पंक्तियां को उनके कवियों से मैच करते हैं। सबसे पहले हौ सब कबिन कबिन केर पछी लगा, ये जो है जायसी की है। फिर है कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखूं कागद कोरे, ये जो है ये तुलसीदास जी की कविता है जो कि काफ़ी अच्छी कविता है। फिर देखिए प्रभु जी हाँ पतितन की टीको, ये किसकी है? सूरदास जी की। फिर अब तो अजबा जपू मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व है जाके चेरे, ये जो है मलुकदास की है। तो इस तरह से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के नाम से मैच करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले राउल वेल जो है रोड कवि। उसके बाद खुमान रासो का है दलपति विजय। चंदन बाला रास आसगु। योगचर्या जो है डोम्भिपा। ठीक है, इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ मैच करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सिया राम शरण गुप्त,
राष्ट्रीय तरंग। उसके पश्चात देखिए, सियाराम शरण गुप्त, इसका मौर्य विजय। सियाराम शरण गुप्त का मौर्य विजय। उसके पश्चात बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन का कौन है? विप्लव गायन। ठीक है। फिर है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का राखी की चुनौती। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो है उसका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय तरंग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इस तरह से ये करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। इसका होगा, ये अज्ञेय का है। ठीक है। फिर देखिए, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। ये हो जाएगा मुक्ति बोध का। फिर है पर एक तत्व है, बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में और नूतन में, सर्जना में। इसका हो जाएगा धर्मवीर भारती। फिर है मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। इसका जो होगा ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, रचनाओं को रचनाकारों से मैच करना है। आइए मैच कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? मधुलिका। मधुलिका जो है रामेश्वर शुक्ल अंचल। उसके पश्चात है प्रभात फेरी। प्रभात फेरी का नरेंद्र शर्मा। फिर है प्राणभंग। प्राणभंग है रामधारी से दिनकर। काठमांडू की पहली सांझ, ये है शिवमंगल सिंह सुमन। इस तरह से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, यहाँ उपन्यास, उसका प्रकाशन काल, उपन्यासकार एवं विषय वस्तु दिए हुए हैं। आइए उसे एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले उपन्यास कौन सा है? अपना मोर्चा। अपना मोर्चा का प्रकाशन काल क्या है? 1972। उपन्यासकार का नाम क्या है? काशीनाथ सिंह। विषय वस्तु है छात्र आंदोलन। छात्र आंदोलन पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? और मान लीजिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए छात्र आंदोलन पर जो उपन्यास लिखा गया है वो है अपना मोर्चा। फिर उसके बाद रंगमंच और सिनेमा संसार विषय वस्तु पर लिखा गया निबंध है मुझे चांद चाहिए। फिर देखिए, मुस्लिम संस्कृति पर लिखा गया उपन्यास है दिलो दानिश। फिर औपनिषदिक आख्यान, ये है अनाम दास का पोथा। फिर अगला देखिए, मालविका जो है पात्रों को उनके नाटक से मैच करना है। तो सबसे पहले मालविका जो है वो चंद्रगुप्त की पात्र है। मल्लिका किसकी पात्र है? आषाढ़ का एक दिन। वेनुरति किसकी पात्र है? सूर्यमुख की। देवयानी किसकी है? देहांतर। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना। आइए देखते हैं। सबसे पहले साहित्य क्यों का क्या होगा? तो ये हो जाएगा विजय देव नारायण शाही, साहित्य क्यों। ठीक है। उसके पश्चात देखिए, भाषा संवेदना का है रामस्वरूप चतुर्वेदी। लोकवादी तुलसीदास, ये एकदम आपको रटा होना चाहिए, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। कविता की तीसरी आंख किसकी है? प्रभाकर श्रोत्रिय की। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, ग्रंथों को रचनाकारों के साथ मैच करना है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। रस मीमांसा किसका है बताइए? रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, हम सबको पता है। और सबसे पहले देखिए, ए में 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऐसे ही हमारा एक सही आंसर आ जाता है। बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि अगर आपने एक मैच कर लिया तो आपका आंसर आ जाता है। तो आप इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चंस को। फिर देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछता भी है। ये इस बार सीजी सेट में पूछा गया था। शब्दार्थो संहितो काव्यम, तो ये भामा का है। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देख लें कि ए का 4 कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि ए का हमने 4 देख लिया ना ये। ठीक है, इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। लेकिन हम रिवाइज कर रहे हैं तो एक बार हम सबको पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये आचार्य भामह का है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये विश्वनाथ का है। ठीक है। फिर उसके बाद रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये किसका है? ये है मम्मट का, सॉरी ये जो है पंडित राज जगन्नाथ का। ठीक। उसके बाद तद दोषो शब्दार्थो शगुणा वलन कृति पुनः क्वापी, ये किसका है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी मम्मट का। ठीक है, इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए असर्शन क्या दिया हुआ है कि रीति काल में जनसाधारण का जो जीवन था वो सामंती विलासपूर्ण आकांक्षाओं भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत था। तो देखिए जनसाधारण का जीवन जो था ना वो विलासपूर्ण नहीं था। ठीक है, राजा महाराजाओं का था। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। फिर रीजन क्या दिया हुआ है, इसलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का जो आचरण था और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया था। देखिए जनसाधारण का जो आचरण था वो दरबारी संस्कृति से अलग ही था, बल्कि जो कवि होते थे वो ज़्यादातर दरबार कवि होते थे, तो वो लोग वहीं के ही वर्णन को अपने कविताओं में करते थे। ठीक है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए साहित्य और कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करती थी, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया ही। ठीक है, ये जो है ये रॉन्ग है। ठीक है, फिर देखिए चूंकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है। ठीक है, देखिए ये इसका रीज़न सही नहीं है कि साहित्य की जो चेतना है वो शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जिसमें कि दोनों ही गलत है। फिर देखिए असर्शन क्या है कि बिंब अतीन्द्रिय होते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि उनमें इंद्रियता का होना अनिवार्य है। तो देखिए इंद्रियता का होना तो अनिवार्य है, लेकिन बिंब जो होते हैं वो अतीन्द्रिय नहीं होते हैं। ठीक है, बल्कि बिंब जो होते हैं वो इंद्रिय होते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग है, ये करेक्ट है। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय एवं सामाजिक होता है। तो बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक हो? आप अपने आसपास देखिए, आपको कॉमन सेंस के हिसाब से आपको तो दिखाई दे रहा होगा कि ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या बोल रहा है कि इसलिए साहित्य शास्त्र में उनके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि उन लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों ही रॉन्ग हो जाएगा। फिर असर्शन देखिए सत्य कार्य रूप वस्तु नहीं, सॉरी रस कार्य रूप वस्तु नहीं, ये बिल्कुल सही है। रीज़न क्या है, क्योंकि वह तो विभावादि समूहालंबनात्मक अनुभव है, न कि विभावादि द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और ज्ञान कार्य का एक समय में होना कदापि संभव नहीं है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हुजवेरी के अनुसार फना का क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा फना का अर्थ होता है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान पर उसे पाने की इच्छा से विरत होना। ऑप्शन नंबर सी। मतलब हम उस वस्तु को जानते हैं, ठीक है, कि वो वस्तु जो है अपूर्ण है, लेकिन फिर भी क्या होना कि उस चीज़ को पाने का मतलब प्रयत्न करना। जैसे देखिए हम जानते हैं कि जो ये शरीर है, ठीक है, वो नश्वर है, लेकिन हम मतलब इस दुनिया में कितने रम जाते हैं कि हम अपनी वास्तविक आत्मा को भूल जाते हैं। रास पंचाध्यायी कौन से छंद में लिखी गई है? तो यह रोला छंद में लिखी गई है, रास पंचाध्यायी। और याद रखिएगा कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो नंददास है, उन्होंने ही रास पंचाध्यायी लिखा है रोला छंद में, और ये 5 अध्यायों में विभाजित है। यहाँ तक कि ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि जो रास पंचाध्यायी है वो कितने अध्यायों में विभाजित है। तो ये कितने अध्यायों में विभाजित है बताइए? 5 अध्यायों में। ठीक है, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन पाही पाही सरनहि आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? तो ये अहल्या के पात्र के विचार हैं। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला के स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? बताइए। केशव दास। फिर देखिए,
अच्युत चरण तरंगिणी शिव शिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार का क्या नाम है? तो ये रहीम का दोहा है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? तो याद रखिएगा सुजान हित प्रबंध जो है, सुजान हित प्रबंध, ये जो है ये प्रबंध काव्य नहीं है। बाकी जो है चंडी चरित्र, रामचरित, सुजान चरित्र, ये कौन से काव्य हैं? प्रबंध काव्य है। ठीक है, चंडी चरित्र काव्यकार है गुरु गोविंद सिंह, सुजान चरित के सूदन, रामचरित के सुरती मिश्र, सुजान हित प्रबंध के घनानंद। ठीक है, और ये प्रबंध काव्य है। बस सुजान हित प्रबंध जो कि घनानंद के द्वारा लिखा गया है, ये काव्य ग्रंथ है। लिखन बैठी जाकी सभी, गति गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इसमें सभी का क्या अर्थ है? तो सभी का जो अर्थ होता है उसका अर्थ है चित्र। फिर देखिए गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा गीति संग्रह के जो रचनाकार हैं वो रसनिधि हैं। रसनिधि की अन्य रचनाएं हैं रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्त बारहमासा, रसनिधि, हिंडोला, अरिल इत्यादि। फिर लिखा शकुंतला नाटक किसकी रचना है? तो याद रखिएगा शकुंतला नाटक जो है निवाज की रचना है और यह ब्रज भाषा में लिखा गया है शकुंतला नाटक, और 1680 में लिखा गया था ये। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और शकुंतला नाटक वास्तव में नाटक न होकर काव्य ग्रंथ ही है। सूर्य सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रजवासी दास। फिर देखिए निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? तो याद रखिएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? भ्रमरदूत। भ्रमरदूत जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना नहीं है, इसको याद रखिएगा। बाकी का जो हिंडोला है, गंगावतरण है और उद्धव शतक, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा काव्य संग्रह जो है वो शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? तो याद रखिएगा आज अभी आंखों से, आज अभी आंखों से जो है वो शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। ठीक है, और बाकी कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुमसे होड़ है मेरी, ये शमशेर बहादुर सिंह की है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को ही मैं बचा था। यह किस कवि की है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। देखिए फिर यहाँ इंपॉर्टेंट पंक्ति ये हमने पढ़ लिया है, ये देख लेते हैं। निर्धन दिन दिन होत है, भारत भुव सब भांति, ताही बचाई न को सकत निज भुज बुद्धि बल काटी। ये बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का है। फिर नौन तेल लकड़ी घास हूँ, घर टिक्स लगे जहाँ चना चिनवौनी, मोल मिले जहाँ दिन प्रजा कह, ये प्रताप नारायण मिश्र का है। फिर है पूरी अम्मी की कटोरिया सी, चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, ये अंबिका दत्त व्यास की है। फिर देखिए फिर पारियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सुचि ज्योत्सना में, पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों की रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। आपको पता होना चाहिए ना प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है? तो इस चीज को याद रखिएगा, गीत गूंज जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो इस चीज को याद रखिएगा, नीरजा जो है, नीरजा, ऑप्शन नंबर डी, वो महादेवी वर्मा की है। नीरजा का जो प्रकाशन वर्ष है याद रखिएगा वो 1935 है, वीणा का 1927, गीतिका का 1936। फिर देखिए कहाँ जाऊं हर दिशा में, मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। ये कविता की जो पंक्तियां हैं वो कुंवर नारायण की कौन सी रचना से लिया गया है? तो ये आत्मजयी से लिखा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल आने की पूरी संभावना है।
देखिए यहाँ कुंवर नारायण की और रचनाएं दी गई हैं, जैसे चक्रव्यूह, उसका प्रकाशन वर्ष देख लीजिएगा। परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, आमने सामने और कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, वाजश्रवा के बहाने। चौपट चपेट मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा किशोरी लाल गोस्वामी जो है वो चौपट चपेट मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं। ठीक है, चौपट चपेट मयंक मंजरी, ये प्रकाशन वर्ष है 1891। प्रणयनी प्रणयनी परिणय, यह 1890। नाटककार कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। फिर देखिए डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो इस चीज को याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी। पांडेय बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? तो इस चीज को याद रखिएगा, दिल्ली का कलंक। दिल्ली का कलंक जो है वो पांडेय बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। और चंद हसीनों के खतूत, बुधुआ की बेटी, दिल्ली का दलाल, ये पांडेय बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, दिल्ली का कलंक प्रकृतिवादी उपन्यासकार ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। दिल्ली का कलंक किसके द्वारा है? ऋषभ चरण जैन। कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो इस चीज को याद रखिएगा, कब तक पुकारूं, ऑप्शन नंबर सी। देखिए उपन्यास है कब तक पुकारूं, कोई अजनबी नहीं, नरक कुंड में वास, किस्सा गुलाम। तो याद रखिएगा उसका प्रकाशन वर्ष देख लीजिएगा। सबसे पहले तो उपन्यासकार बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कब तक पुकारूं के उपन्यासकार कौन है? रांगेय राघव। कोई अजनबी नहीं, शैलेश मटियानी। नरक कुंड में वास, जगदीश चंद माथुर। फिर है किस्सा गुलाम, रमेश चंद्र साह। और विषय वस्तु देख लेंगे किस किस पर है, जैसे कब तक पुकारूं जो है वो कबीलों के जीवन पर है, हमने अभी ऊपर पढ़ा। और कोई अजनबी नहीं, पहाड़ी स्त्री रामरती की भटकन और मनोदशा का वर्णन। नरक कुंड में वास, पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित। किस्सा गुलाम, कथानायक विनायक के आकांक्षाओं और सपनों के बनने टूटने का चित्रण। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो याद रखिएगा ये पुरस्कार कहानी के पात्र हैं, जो कि किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। देखिए जयशंकर प्रसाद की अन्य कहानियां क्या हैं? अशोक है, आकाशदीप है, चित्तौड़ का उद्धार, पत्थर की पुकार, उस पार योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, विसाती, सालवती, गुंडा, छोटा जादूगर, ग्राम इत्यादि। याद रखिएगा जो ग्राम है वो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी मानी जाती है और अंतिम कहानी उनकी कौन सी मानी जाती है? सालवती। देखिए भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा काठ का सपना। काठ का सपना जो है वो मुक्ति बोध की कहानी है। बाकी भाग्य रेखा, वांगचूर, निशाचर, ये भीष्म साहनी के द्वारा रचित कहानी है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का जो चित्रण है वो किस उपन्यास में किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सात नदियां एक समुंदर, ऑप्शन नंबर ए। सात नदियां एक समुंदर जो है वो प्रकाशन वर्ष कब है? 1984। सबसे पहले प्रकाशन वर्ष आप लोग अच्छी तरह याद कर लेंगे, ठीक है। और उपन्यासकार कौन है? नाशिरा शर्मा। सात नदियां एक समुंदर की पृष्ठभूमि है आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। ये जो टेबल जितना भी मैंने आपको दिखाया है सब एकदम रट लीजिएगा। जैसे देखिए सात नदियां एक समुंदर जो है उसकी विषय वस्तु क्या है? आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण। चक्रव्यूह उपन्यास का विषय वस्तु क्या है? विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन। धूप छाही रंग, द्वितीय विश्व युद्ध दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण। किस्सा लोकतंत्र, किस्सा लोकतंत्र के उपन्यास कौन है? विभूति नारायण। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सी नहीं है? तो याद रखिएगा इंसान के खंडहर। ये जो है ये जैनेन्द्र कुमार के द्वारा रचित नहीं है। इंसान के खंडहर का प्रकाशन वर्ष 1950 है और इसके कहानीकार जो है वो मोहन राकेश की कहानी है। इंसान के खंडहर 1950 में, ठीक है। बाकी आप देख लेंगे नीलम देश की राजकन्या वातायन पाजेबी, ये जैनेन्द्र कुमार की है। वैदिक सूत्रों के गरिमा में उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ
उपर्युक्त विचार विद्यानिवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखे हैं? ठीक है, जैसे क्वेश्चन यही पूछ देता कि उपर्युक्त जो विचार है वो किसकी विचार है, तो आपको पता होना चाहिए विद्यानिवास मिश्र की। लेकिन यहाँ पूछ दिया है कि कौन से निबंध संग्रह की भूमिका में विद्यानिवास मिश्र ने ये लिखा है, तो चितवन की छाह में ये चीज लिखा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह जो है उसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। देखिए, चितवन की छाह जो हमने ऊपर पढ़ा वो 1953 उसका प्रकाशन वर्ष है। उसके अलावा हल्दी दूब भी विद्यानिवास मिश्र का है। कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी, बंजारा मन, एक ही है, आंगन का पंछी और बंजारा मन। मैंने सिल पहुंचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये PYQ में एक बार पूछा गया था कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है, ठीक है। तो ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है, ठीक है। और फिर क्या है, परंपरा बंधन नहीं। फिर है कंटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बिन निहारी, निज मुख मुकुर, भ्रमरानंद के पत्र, तमाल के झरोखे से, अस्मिता के लिए, संचारिणी, अंगद की नियति, लागो रंग हरी, गांव का मन, फिर है निरंतर्य और चुनौती, शेफाली झर रही है। ये भी एक बार PYQ में पूछा गया था। शेफाली झर रही है किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र की। फिर देखिए, अज्ञेय ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि ज्यों क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध एवं आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया उसमें से कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मनेपद। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य। युग युग तक का अंधा युग नाटक का उक्त संवाद किस अंक से उद्धृत है, तो ये पशु का उदय से लिया गया है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? ये चाणक्य के द्वारा बोला गया है। देखिए, सबसे पहले तो ये वाला चाणक्य ने बोला था। फिर आगे देखते हैं, अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का डर क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, ये सिंहरण के द्वारा बोला गया था। फिर देखिए, आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, चंद्रगुप्त के द्वारा। काव्य शुभायाः कर्तारो धर्म गुणाः, यह किस आचार्य की उक्ति है? यह आचार्य वामन की उक्ति है। देखिए, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्म गुण, यह आचार्य वामन की है, हमने ऊपर पढ़ा। फिर है सुख दुखात्मक कोरस, ये विश्वनाथ का है। तद दोषो शब्दार्थो शगुणावलंकृति पुनः क्वापी, मम्मट की। सहृदय हृदयाल्लादिश शब्दार्थमय त्वमेव काव्य लक्षणम, आनंदवर्धन की। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन के द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है कि प्रस्तुत के वर्णन के द्वारा किसी अप्रस्तुत चीज़ों का वहाँ पे बोध हो रहा है, वहाँ पर होता है समासोक्ति अलंकार। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्ति है। याद रखिएगा, अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी आया तो कंफ्यूज नहीं होना है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ये कथन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिए। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर है कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करना है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावुकश्वास और सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करता है, ये नंद दुलारे वाजपेयी का है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौड़ कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भामह, ऑप्शन नंबर ए।
जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा काकु वक्रोक्ति, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामह का है? तो इस चीज को याद रखिए, काव्य अलंकार जो है वो आचार्य भामह का है, काव्य अलंकार। और काव्यादर्श दंडी का है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर लिखी गई निम्नलिखित कविता किस कवि की है? मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्बीली, लांग सात लांबी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं कि लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊं या जगाऊं आग। ये किसकी कविता है? माखनलाल चतुर्वेदी की। निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? तो गिरिजा कुमार माथुर जो है वो प्रपद्यवादी कवि नहीं है। देखिए प्रपद्यवाद का जो प्रवर्तन है वो नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 ईस्वी में किया था। ठीक है, किसमें? तो नकेन के प्रपद्य संकलन में। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है, प्रपद्यवाद को नोन एज नकेनवाद, नकेनवाद भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार, देखिए इसमें बिहार के 3 कवि हैं नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार, नरेश के नाम से प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नकेन में कौन कौन से 3 कवि हैं? तो इस चीज को याद रखिएगा, विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर का कथन है। फिर देखिए काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। यह जयशंकर प्रसाद जी की है। फिर देखिए निम्नलिखित नाटकों में से प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित कौन सा है? तो याद रखिएगा सूरदास। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम सजाइए। तो देखिए सबसे पहले अनंतानंद है, फिर सुखानंद है, फिर सूरानंद है, फिर नर हरियानंद है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय, फिर सनकादि संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए कालक्रम की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम सजाना है। सबसे पहले अंग दर्पण, फिर विरह वारिश, फिर व्यंगार्थ कौमुदी और मधुर प्रिया। ऑप्शन नंबर ए। आइए इसका प्रकाशन काल और रचनाकार देख लेते हैं। देखिए अंग दर्पण जो है काव्य ग्रंथ, उनके जो रचनाकार हैं वो रसलीन है। विरह वारिश के बोधा है, व्यंग्यार्थ कौमुदी के प्रताप शाही है, मधुर प्रिया के पजनेश हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो रश्मिरथी, कनुप्रिया, द्रौपदी, संशय की एक रात। ऑप्शन नंबर ए। देखिए रश्मिरथी जो है उसका प्रकाशन काल 1952 है। रामधारी सिंह दिनकर उसके काव्यकार है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की है, प्रकाशन काल 1959। द्रौपदी जो है वो नरेंद्र शर्मा की है 1960। संशय की एक रात नरेश मेहता की है 1962। फिर देखिए रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम देखिए। सबसे पहले भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, सत्सई सिंगार, मधु मुकुल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित प्रबंध काव्यों का सही अनुक्रम क्या है? विष्णुप्रिया, उर्वशी, लोकायतन, आत्मजयी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विष्णुप्रिया जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की, लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की, आत्मजयी कुंवर नारायण की। प्रकाशन वर्ष भी आप देख लेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। तो देखिए राजकमल चौधरी जो है 1919 इनका जन्म है, फिर उनका 1931 है, और केदारनाथ सिंह जो है 1934 है, और धूमिल का 1936 है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए जन्मकाल की दृष्टि से निबंधकारों का सही अनुक्रम, तो सबसे पहले बाल मुकुंद गुप्त है 1865, ठीक है। फिर उसके बाद श्याम सुंदर दास 1875, फिर सरदार पूर्ण सिंह 1881, गुलाब राय का है 1888, ठीक है। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जन्मकाल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले 1903 इनका है, ठीक है। 1907, 1911 और रांगीय राघव का बताइए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे रांगीय राघव का जन्म कब था, ठीक है। देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम देखना है। सबसे पहले शरणार्थी होगा, फिर ठुमरी, सतह से उठता आदमी, शोभा यात्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए शरणार्थी कहानी संग्रह अज्ञेय की है और प्रकाशन वर्ष है 1948। रेणु की है ठुमरी और मुक्तिबोध की है सतह से उठता आदमी और 1971 इसका प्रकाशन वर्ष है। और शोभा यात्रा भीष्म शाहनी का शोभा यात्रा। फिर देखिए अगला क्या है, जन्मकाल के अनुसार नाटककारों का सही अनुक्रम क्या है। हरि कृष्ण प्रेमी, भीष्म शाहनी, मोहन राकेश और शंकर शेष। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम देख लीजिए। सबसे पहले अंगद का पांव, फिर अद्यतन, विकलांग श्रद्धा का दौर और मराल। ऑप्शन नंबर सी। देखिए निबंध संग्रह अंगद का पांव जो है वो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। अद्यतन अज्ञेय की है। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई जी की है। मराल जो है वो कुबेर नाथ राय की है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं। 5 प्रकार के इन सूच्य कथानकों का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले विषकंभक है, फिर प्रवेशक है, चूलिका, आकांक्ष या अंकावतार। ये पीवाईक्यू में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे। फिर देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनकी आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम पूछा है। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, फिर लालित्य मीमांसा, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए द्रौपदी, 8वां सर्ग, एक दूनी एक और रति का कंगन। ऑप्शन नंबर सी। फिर अजर्शन क्या है कि जहाँ व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में लय हो जाता है वही भाव की पवित्र भूमि है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात बोल रहा है ना कि जहाँ व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में लय हो जाएगा वही भाव की पवित्र भूमि हो जाएगी। उसके पीछे का रीज़न क्या बोल रहा है, इसीलिए कविता में विश्व हृदय का यह आभास कविता की यथार्थवादी अवस्था है। देखिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा बताइए। क्योंकि इसी वजह से कविता में विश्व हृदय का यह आभास कविता की यथार्थवादी अवस्था कैसे हो सकती है। यथार्थवादी की जगह ये कल्पनावादी भी तो हो सकती है ना। तो इस तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है कि काव्य का आनंद लोकोत्तर और अनिर्वचनीय होता है। तो ये सही है। क्यों? क्योंकि रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ लिखा है कि जो रस होता है वो ज्ञान द्वारा ग्राह्य होता है। तो ऐसा नहीं है कि रस को ज्ञान से ग्रहण किया जाता है, रस को भाव और संवेदना से ग्रहण किया जाता है, ठीक है। रीज़न क्या बोल रहा है, क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ हृदय की वास्तविक अनुभूति होती है वहाँ बुद्धि की सत्ता नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बोथ आर रॉन्ग। छायावादोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है। अजर्शन कह रहा है कि जो छायावादोत्तर कविताएं होती हैं वो विचार प्रधान काव्य होती हैं। तो ये बात ऐसा सही नहीं है, क्योंकि कविता मात्र विचार प्रधान काव्य कैसे हो सकते हैं। क्योंकि छायावादोत्तर काव्य जब तक था तब तक विचार प्रधान हो सकते थे, लेकिन उसके बाद सामाजिक चेतना, भावबोध और बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित हुई थी। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद है क्योंकि उसमें कवि के निजी संवेदनानुभवों को व्यक्त होने का अवसर नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है, उस टाइम अवसर मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा।
फिर देखिए कला माध्यम के द्वारा कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजित्व की उपलब्धि नहीं करता बल्कि कविता की सुंदरता की उपलब्धि करता है, ठीक है। फिर उसके बाद तर्क क्या दिया हुआ है, क्योंकि सत्य कलाकार की संचित पूंजी होती है, सौंदर्य सृजन उसका व्यापार, लोक मंगल प्रसार उसकी उपलब्धि होती है। तो ये चीज़ सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए असर्शन है कि काव्य सौंदर्य भाव और कला की एकान्विति में है। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंबद्ध होते हैं, तो ऐसा नहीं है, दोनों संबद्ध होते हैं, असंबद्ध नहीं, ठीक है। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए मिथक मनुष्य के आदिम मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान सांस्कृतिक उपहार है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा प्रकृति के तत्वों और घटनाओं के मानवीकरण की अचेतन प्रक्रिया ही मिथक रचना का मूल बनी। यह भी सही है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लिखा है कि कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य है, तो ऐसा तो नहीं है कि बिना श्रृंगार के चित्रण के कविता नहीं की जा सकती, उसके बिना भी कविता की जा सकती है, तो कॉमन सेंस होगा, तो ये हम रॉन्ग कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए रीज़न बता रहा है, क्योंकि श्रृंगार की सरस वाग धारा ही पाठक को आनंदित कर सकती है, अन्य भाव धारा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि श्रृंगार रस धारा ही जो है वो पाठक को आनंदित करेगी, कभी कभी वीर रस की धारा भी पाठक को आनंदित कर सकती है। तो इस तरह का जो एक्सट्रीम सेंटेंस है वो रॉन्ग होता है, इस तरह से दोनों ही रॉन्ग है। देखिए असर्शन है कि कविता एक अलौकिक और एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो कविता होती है उसमें लौकिक पक्ष भी बेहद महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। रीज़न क्या बता रहा है कि इसलिए कविता का लौकिक पक्ष उसमें नहीं आ सकता, तो ये बात भी गलत हो जाता है, रीज़न भी रॉन्ग है, क्योंकि लौकिक पक्ष भी कविता लिखने के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये दोनों ही कथन रॉन्ग हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए छायावादी काव्य जो है वो आत्मनिष्ठता के कारण अहमवादी बन गया था, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो अहमवादी बन गया था, बल्कि वह रहस्यवादी बन गया था, ठीक है। और इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा की, तो ये कहना सही नहीं है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि दोनों कथन गलत हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पात्रों को रचनाओं से मैच करना है, तो आइए मैच कर लेते हैं। मैना पात्र जो है वो चंदायन कविता की है, ठीक है। ऋतु वर्ण किसकी है? सत्यवती कथा की। और फिर दिया हुआ है रुक्मणी जो है वो मृगावती की पात्र है। राघव चेतन किसका पात्र है? बहुत ईजी है, ये पद्मावत का हमने पढ़ा है, ठीक है। और इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कविताओं को रचयिताओं से मैच करना है। आइए इसे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले इशारे ज़िंदगी के अज्ञेय की है कविता। बूंद टपकी एक नभ से, ये है भवानी प्रसाद मिश्र की। चार ईमानदार कुंवर नारायण की कविता है। मेरा प्रतिनिधि किसकी कविता है? रघुवीर सहाय की। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ रचनाओं को रचनाकारों से मैच करना है, तो आइए मैच कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेम पथिक मैथिली शरण गुप्त की है। फिर गीतिका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सांध्य गीत महादेवी वर्मा गुंजन सुमित्रा नंदन पंत की। फिर अगला क्वेश्चन देखिए पूस की रात किसकी है बताइए? उसमें केंद्रीय विचार क्या है पूस की रात में? तो ऋण की समस्या। पूस की रात में वो ऋणी हो जाता है ना। फिर शतरंज के खिलाड़ी राष्ट्रीय चेतना, और उसके बाद है ठाकुर का कुआं जाति भेद, और पंच परमेश्वर में है न्याय प्रियता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि एकांकी नाटकों को नाटककारों से मैच करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले रेशमी टाई जो है वो राम कुमार वर्मा की नाटक है। लॉटरी किसकी है? भुवनेश्वर प्रसाद की। पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पात्रों को कहानी से मैच करना है। सबसे पहले चंपा बुद्धगुप्त आकाश द्वीप की है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया जो आकाश द्वीप कहानी है, उसमें चंपा नायिका रहती है, बुद्धगुप्त नायक रहता है, ठीक है, हमने पढ़ा है। फिर है अलोपी दिन वंशीधर, ये है नमक का दरोगा के पात्र हैं। फिर है सिरचन मानू ठेस के है बाबा भारती खड़ग सिंह, ये है हार की जीत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके गाने वाले पात्रों से मैच करना है, तो आइए मैच कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये किसके द्वारा बोला गया था बताइए?
ये कार्नेलिया के द्वारा बोला गया था। फिर हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये किसके द्वारा बोला गया था? ये बोला गया था अलका के द्वारा। फिर तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, ये किसके द्वारा बोला गया था? तो ये राक्षस के द्वारा बोला गया था। फिर आह वेदना मिली विदाई, ये किसके द्वारा बोला गया था? देवसेना के द्वारा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।